हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 58 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। संविधान सभा का गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। चूंकि रियासतों की संख्या अधिक थी इसलिए अधिकांश सीटें उसे आवंटित की गईं। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। कैबिनेट मिशन द्वारा तैयार की गई योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, न कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर। सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। संविधान सभा को आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित निकाय बनाया गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। संविधान सभा की कुल संख्या जो थी 389 सीटें थी इसमें, जिसमें से 293 सीटें ब्रिटिश भारत को, यानी 293 सीटें जो थी ब्रिटिश भारत को, और 93 सीटें जो थी वो रियासतों को दी गई थी। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है रियासतों की संख्या अधिक थी। नहीं, रियासतों को मात्र 93 सीटें मिली हैं और 293 सीटें मिली हैं ब्रिटिश भारत के प्रांतों को। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का बी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, धर्मनिरपेक्षता के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा का तात्पर्य धर्म और राज्य के पूर्ण अलगाव से है। धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा था। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता का प्रावधान भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है। आपको कूट का प्रयोग करके उत्तर का चयन करना है। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा से भिन्न है। पश्चिम में राज्य सभी धार्मिक संस्थानों और समूहों के कामकाज से अलग है, जबकि भारत में इसका मतलब यह है कि राज्य सभी धार्मिक समूहों के तटस्थ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अलग हो। यानी जहां जरूरत पड़ेगी तो वहां राज्य इसमें हस्तक्षेप भी करेगा। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी गलत है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के जरिए इसको शामिल किया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यानी 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है 1976 में, इसके तहत भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तीसरा वाला जो कथन है आपका, ये बिल्कुल सही है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता, यानी अनुच्छेद 16 भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी के भी आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के लिए अपात्र नहीं होगा। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। चूंकि यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, केवल एक और दो कथन गलत है, तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए, केवल एक और दो कथन सही नहीं है। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्वभौम वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को व्यापक बनाता है और समानता के सिद्धांत को कायम रखता है। इसका मतलब है कि किसी देश के सभी नागरिकों को जाति, पंथ, धर्म, लिंग या उम्र की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार है। यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं एवं नई संभावनाएं प्रदान करता है। आपसे पूछा गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। आपका पहला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार सभी वयस्कों के बीच राजनीतिक समानता स्थापित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शासक के निर्वाचन में सभी लोगों का योगदान हो। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन ये गलत है। सार्वभौमिक मताधिकार प्रत्येक नागरिक को जो धन, आय, लिंग, सामाजिक स्थिति, नस्ल, जातीयता आदि की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार देता है, न कि उम्र की परवाह किए बिना वोट देने का अधिकार देता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। आपको पता होगा कि पहले जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 साल थी, लेकिन जो 61वां संविधान संशोधन हुआ है तो 61वें संविधान संशोधन के जरिए इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। ये वर्तमान में आपके वोट डालने की उम्र 18 साल है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी उम्र की परवाह करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर 18 साल के जब आप हो जाएंगे तभी आप वोट डाल सकते हैं। तीसरा वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। यह समाज के कमजोर वर्गों के लिए नई आशाओं और संभावनाओं को खोलता है, क्योंकि यह लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकारें चुनने का
अधिकार देता है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है तीसरे का डी, केवल 1 और 3। चौथा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। भारत में केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करने वाली न्यायालयों की एक एकीकृत प्रणाली है। भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में संकीर्ण है। संविधान का आपातकालीन प्रावधान संविधान में किसी औपचारिक संशोधन के बिना संघीय ढांचे को एकात्मक में बदल देते हैं। भारतीय संविधान एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है सबसे टॉप पर है और इसके नीचे राज्य में हाईकोर्ट आ जाते हैं। फिर इसके नीचे जो है एक उच्च न्यायालय के तहत अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला और अन्य निचली अदालतें ये आ जाती हैं। इन सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं ये आ जाते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट इसमें आ जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर पूरा पदानुक्रम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे टॉप पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अदालतों की ये एकल प्रणाली केंद्र और राज्य दोनों कानूनों को लागू करती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन यहाँ पर देखिए, सेकंड वाला भी सही है। जो अमेरिकी संविधान है ये विधि की उचित प्रक्रिया प्रदान करता है, जबकि भारतीय संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रदान करता है। विधि की उचित प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय को अपने नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का व्यापक दायरा देती है। यह अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को न केवल गैरकानूनी होने के मूल आधार पर बल्कि अनुचित होने के प्रक्रियात्मक आधार पर भी शून्य घोषित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर हमारा सर्वोच्च न्यायालय कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय केवल इस बात की जांच करता है कि कानून संबंधित प्राधिकरण की शक्ति के भीतर है या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जो न्यायिक समीक्षा का दायरा है वो यूएसए की तुलना में संकीर्ण है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। भारत के संविधान के भाग 18 में संविधान में आपातकालीन प्रावधान है। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच यहाँ पर क्या है, आपके आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 352 से 360 तक संघीय ढांचे को संविधान के औपचारिक संशोधन के बिना एकात्मक में परिवर्तित करता है। और यहाँ पर इसके पीछे एक लॉजिक ये दिया जाता है कि ऐसा करने से देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा होती है। तो यहाँ पर ये प्रावधान इसलिए रखा गया है। यहाँ पर आपका तीनों ही कथन सही है, तो इनमें से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। तो आंसर होगा आपका चौथे का डी, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। पांचवा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ अनुसूची है, दूसरी तरफ उसके प्रावधान है। चौथी अनुसूची लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में। आठवीं अनुसूची संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं। नौवीं अनुसूची संसद सदस्यों की अयोग्यता। देखिए आपकी पहला वाला युग्म यहाँ पर सही नहीं है। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, सेकंड वाला सही है। तीसरी अनुसूची जो है आपकी ये शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में है, थर्ड वाला भी सही है। जो आपकी आठवीं अनुसूची है ये संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में, यानी आपकी जो आठवीं अनुसूची है इसमें 22 आधिकारिक भाषाएं रखी गई हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी युग्म सही है, चौथा वाला गलत है। नौवीं अनुसूची राज्य के अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है जो भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित है। इस संसद सदस्यों की अयोग्यता नहीं आती है, बल्कि यहाँ पर भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन है इसमें। तो यहाँ पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पांचवें का बी, केवल 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों में संसद द्वारा आसानी से संशोधन किया जा सकता है। संविधान के कुछ प्रावधानों में संसद के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता है। 1973 के केशवानंद भारती मामले को आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो केशवानंद भारती मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और इसने ये बात कही कि जो अनुच्छेद 368 है इसके तहत संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है वो असीमित नहीं है। यानी ये नहीं है कि मनमर्जी से आप सब कुछ संविधान बदल दें, नहीं, इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इसके तहत आप संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते हैं। ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई कि संविधान का जो मूल ढांचा है उसको आप आर्टिकल 368 का प्रयोग करके नहीं बदल सकते हैं। हालांकि मूल ढांचा एक अपवाद है।
मूल ढांचा कैसे तय होगा ये भी क्लियर नहीं है। मूल ढांचे को तय करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है, संसद भी नहीं करती है बल्कि सुप्रीम कोर्ट करता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और ये संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते हैं। यानी जो साधारण बहुमत वाले संशोधन है ये अनुच्छेद 368 के तहत ये शामिल नहीं किए गए हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी गलत है। संसद में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए संशोधन के लिए संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और यह संशोधन ये भी 368 के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है छठवें का बी, केवल सेकंड। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने द्वैध शासन प्रणाली की नींव रखी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के साथ कमांडर इन चीफ बनाया। आपका पहला वाला कथन गलत है। सरकार की द्वैध शासन प्रणाली को पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा लागू किया गया था, जहां कंपनी के निदेशक मंडल इसको कंपनी के वाणिज्यिक मामलों की देखभाल करनी थी और जबकि जो नियंत्रण बोर्ड है यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसको सैन्य और कंपनी के राजस्व कार्य के लिए इसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहां पर यह भी गलत है। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए 1786 का अधिनियम बनाया गया, ना कि पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा और उसे गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों बनाया गया है। जो 1786 का अधिनियम था इसके तहत इसको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों बनाया गया था। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही सही नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा सातवें का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। आठवां प्रश्न है आपका, 1793 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों की एक और अवधि के लिए बढ़ा दिया। इस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल की शक्ति कम कर दी गई थी। आपको कोर्ट का प्रयोग करके गलत उत्तर का चयन करना है। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1793 के चार्टर अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों की एक और अवधि के लिए बढ़ा दिया। सेकंड वाला गलत है। देखिए, इस अधिनियम को नहीं बल्कि 1833 का जो अधिनियम था उसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। तीसरा वाला कथन यहां पर यह भी गलत है। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्ति को कम नहीं किया गया था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन यह भी गलत है। अब यहां से पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। केवल 2 और 3 कथन गलत है। तो आपका सही आंसर है आठवें का बी, केवल 2 और 3 सही नहीं है। नौवां प्रश्न है आपका, मार्ले मिंटो सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है। इसने केंद्रीय स्तर पर भारतीय विधान परिषद में द्विसदनीयता की शुरुआत की। अध्यादेश बनाने की शक्ति वायसराय को दी गई थी। परिषदों के निर्वाचित सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था थी। यह अधिनियम मुस्लिम लीग के गठन से पहले आया था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 ने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीयता की शुरुआत की, न कि मार्ले मिंटो ने। नहीं, भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था इसने केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीयता की शुरुआत की है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन भी आपका गलत है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहां पर आपका बी वाला भी गलत है। सी वाला सही है। मार्ले मिंटो सुधारों के तहत परिषदों के निर्वाचित सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था थी। आपका डी वाला भी जो है ये गलत है। मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ है दिसंबर 1905 में हुआ है। यानी दिसंबर 1905 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क द्वारा हुआ है। यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया है और इसका गठन पहले ही हो गया है। इस आधार पर आपका ये डी वाला भी गलत हो जाएगा। केवल सी वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1853 के चार्टर अधिनियम ने भारत में दास्ता के उन्मूलन के प्रयास किए। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान अंततः दास्ता को समाप्त कर दिया गया था। आपको कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहाँ पर गलत है। जो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम है इसने भारत में दास्ता के उन्मूलन के लिए प्रयास किए। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत है। लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में 1843 में भारत से दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10वें का बी, केवल सेकंड। 11वां प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य सचिव का कार्यालय 1857 के विद्रोह से पहले बनाया गया था। राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और भारत में नियंत्रण बोर्ड का नेतृत्व करता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। आपको कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही नहीं है। राज्य सचिव का कार्यालय भारत सरकार अधिनियम 1858 में बनाया गया था, जबकि आपका विद्रोह 1857 में हुआ है, तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनाए गए थे, इनको भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसलिए राज्य सचिव नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख नहीं थे, तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी गलत है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया गया, न कि 1935 के अधिनियम में। नहीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसमें राज्य सचिव का पद समाप्त किया गया है। तो यहां पर आपका इनमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है, तो आंसर है आपका 11 का डी, यानी इनमें से कोई भी नहीं। 12वां प्रश्न है आपका, भारत में संघीय न्यायालय के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहां पर आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया था। सर एलिजा इम्पे इस न्यायालय के प्रमुख पहले मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए, आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है। सर एलिजा इम्पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि सर मॉरिस ग्वायर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार स्थापित संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि यहाँ पर सर मॉरिस ग्वायर करके एक व्यक्ति हैं, ये बनाए गए थे, ना कि सर एलिजा एम्पे। यानी यहाँ पे सर मॉरिस ग्वायर हैं, इनको पहला न्यायाधीश बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा, जबकि जो सर एलिजा एम्पे हैं ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 12 का ए, केवल एक। 13वां प्रश्न है आपका, नीचे दी गई घटनाओं पर विचार करें। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, नियंत्रण मंडल का उन्मूलन, महिलाओं के लिए अलग निर्वाचक मंडल, संघीय न्यायालय की अंतिम रूप से स्थापना, देसी प्रेस अधिनियम, साइमन कमीशन द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उपरोक्त घटना को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। प्रत्यक्ष चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधारों द्वारा शुरू किए गए थे। नियंत्रण मंडल का उन्मूलन, देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी 1858 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदान किया गया था। हालांकि न्यायालय की औपचारिक रूप से स्थापना जो थी वो 1937 में हो पाई थी, 1937 में हो पाई थी। देसी प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था, 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में लाई गई थी। तो यहां पर आपका सही क्रम जो होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी सबसे पहले क्या आएगा 1858 का आएगा घटनाक्रम, उसके बाद फिर 78 का आएगा 2-5, ठीक है, फिर आपका 1919 का आएगा, फिर आपका आएगा 1930 का आएगा, फिर 35 का आएगा, फिर 37 का आएगा। तो 2, 5, 1, 6, 3, 4। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांत में द्वैत शासन का प्रावधान किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहां पर गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन का प्रावधान किया गया है। संघीय स्तर पर विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित
भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया, जिसे राज्य सचिव की सहायता के लिए स्थापित किया गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 14 का बी वाला, केवल सेकंड। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया। देखिए, आपका पहला वाला कथन गलत है। 3 सूचियों में विषयों का विभाजन जो हुआ है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा नहीं बल्कि 1935 के अंतर्गत किया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। और सभी अवशिष्ट अधिकार जो थे वो गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रखे गए थे। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का बी, केवल सेकंड। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।